अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो कश्मीरी अक्सर गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम कश्मीर के मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करते। तो ये एपिसोड जो है वो खालिस्तन खित्ता आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए है और काफ़ी ख़बरें हैं जिनमें से हमने चंद ख़बरों का इंतखाब किया है। साहिबो आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर्वे आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, जिस पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर हिस्सा है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, आइन की अमलदारी नहीं है। और आज आपको बताएंगे कि कैसे एक रिटायर्ड एसएसपी जो हैं वो डीआईजी बनना चाहते हैं और ये कैसा अनोखा मंसूबा है। नज़रिया अलहा के पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर कैसे हो रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नवाज़ शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर कैसे कदम रखा है, कूद पड़े हैं और एक बड़ा अहम इजलास जो है वो तलब किया है। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो अब दोबारा अमल शुरू हुआ है। जो लोग दीगर जमातों को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहते हैं और इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और ये सारी सूरत हाल कैसी है। सबसे पहले हम साहिबो बात करेंगे कि नज़रिया अलहा के पाकिस्तान जो है ये कमज़ोरी की तरफ कैसे गमज़न है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी बुनियाद चौधरी गुलाम अब्बास 1932 में रखी गई, फिर इसने आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत लंबा अक़्तदार देखा, बड़ी मजबूत जमात थी। इस जमात ने बड़े बड़े सियासतदान पैदा किए और आज जितने भी लोग आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर हैं, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि 70% वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नर्सरी से जो है उनकी पैदावार हुई। लेकिन आज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून बन चुकी हुई है। पीपल्स पार्टी में वो लोग हैं, तहरीक इंसाफ में हैं। बात करने वाली ये है कि नज़रिया अलहा के पाकिस्तान जिस नारे को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान सरदार अब्दुल क़य्यूम खान मरहूम जो हैं उन्होंने ईजाद किया था और फिर बसर इक़्तिदार रही ये जमात। बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन ये नज़रिया अलहा के पाकिस्तान जो है ये ख़तरे में कैसे है। साहिबो अगर आप देखें तो हाल ही में जब ये हुकूमत बदली और उसके बाद कहा गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक़ साहब हों, दीगर लोग हों, तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो रियासती जमात है उसमें जाएंगे और उसको मजबूत बनाएंगे। कुछ अरसा कबल ये भी कहा गया, बल्कि मेरे टॉक शो में फ़ारूक हैदर खान साहब ने कहा था कि एक नई सियासी जमात जो है उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर बेशतर सियासतदान जो थे उन्होंने इनकार किया था कि ऐसा नहीं मुमकिन। अब जब ये बात आ रही थी कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोग शामिल होंगे, अब तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर लोग शामिल होने के बजाय उसको छोड़ के जा रहे हैं। अगर मैं देखूं कि इस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो किस किस हलके में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो दिखाई देती है, जहां पे किसी हद तक इनकी पोजीशन हम कह सकते हैं जीत सकते हैं या कोई चीज़ हो सकती है, वो सरदार अतीक अहमद खान साहब का अपना हलका है बाग में गाज़ियाबाद बला। साकिब मजीद साहब है मुजफ्फराबाद के हलका खावड़ा से। फिर बरनाला के अंदर मिर्ज़ा शफीक जलाल साहब हैं। फिर वैली 5 में माजरीन की जो सीटें हैं वहाँ से मोहतरमा महरुल निसा हैं। तो ये वो चंद जगह हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कदरे मजबूत है। लेकिन सरदार अतीक अहमद खान साहब जो ये नज़रिया रखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यानी कि नज़रिया अलहा के पाकिस्तान, उनके अपने दामाद जो हैं साकिब मजीद साहब मुजफ्फराबाद खावड़ा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में जाना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में दो बातें हैं। एक तो कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि वो मुस्लिम लीग नून में नहीं गए, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने छोड़ दिया और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शाह गुलाम कादर साहब के मुताबिक जो हमें ज़राए ने बताया, वो ये बात मान रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारी बातचीत जो है वो तय हो चुकी है और वो बातचीत जो तय हुई है वो साकिब मजीद साहब के साथ हो चुकी। अब दीगर लोग भी हैं साहिबो जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल होना है। मैं हल्का वाइज वो चीज़ें और उन लोगों के नाम आपके सामने रखूँगा और आखिर पे हम एसएसपी जो हैं इनके डीआईजी बनने के हवाले से और साहब ब्यूरो के चेयरमैन के हवाले से मैंने आपको बात बयान कर दी थी, उसके ऊपर आखिर में आएंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब कैसे कूद पड़े। साहिबो इस सिलसिले में बरोज़ जुमा 10:15 बजे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इजलास बुलाया है। जो पार्लिमानी कमेटी है या पार्टी है मुस्लिम लीग नून की सियासी पार्टी, उसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे और उनके साथ बातचीत होगी। और इस इजलास को देखते हुए समझते हुए ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आइंदा आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी की असूल के लिए और अब जो लोग शामिल होंगे उस सिलसिले में मशावरत के लिए खुद से दिलचस्पी ले रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी जो हैं आज़ाद कश्मीर के लोग वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बड़ी हद तक पसंद करते हैं। तो अगर इलेक्शन कैंपेन में मियाँ साहब ने अपना दस्त शफकत
شفقت بھرپور طریقے سے رکھا اور وہ یہاں پہ آئے، جلسے جلوس کیے، خطاب کیے، تو یقیناً مسلم لیگ نون جو ہے اس کو بڑی پذیرائی مل سکتی ہے۔ اب یہ جو اجلاس ہے اس میں کیا فیصلے ہوں گے، یقیناً مشاورت ہوگی، اور میاں صاحب کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے اس اجلاس کے بلانے سے۔ اس اجلاس کے جو خد و خال ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر جو لوگ شامل ہونے کو تیار ہیں اور جو سوچ رہے ہیں، میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسلم لیگ نون میں مظفر آباد سے سردار تبارک جو ہیں وہ ایک طرح سے شامل ہو چکے ہیں، باغ سے سردار میر اکبر صاحب شامل ہونے جا رہے ہیں، اور شاہ غلام قادر صاحب کے مطابق ثاقب مجید صاحب بھی مسلم لیگ نون میں آ جائیں گے، اور اپنے سسر کو یعنی کہ فادر ان لو سردار عتیق احمد خان صاحب کو ریاست جماعت کو چھوڑ دیں گے۔ اب چودھری رزاق صاحب جو ہیں بڑے تگڑے امیدوار ہیں سمانی حلقہ سے، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ ڈڈیال سے اظہر صادق صاحب کی بات چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ بڑی ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ وہاں پہ مسعود خالد صاحب اور راجہ شعیب جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اور اظہر صادق صاحب مسلم لیگ نون میں آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے کھوریٹا سے انصر عبدالی صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے تھے، ان کے بارے میں یہ بازگشت ہے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون میں آئیں گے، لیکن یہ خبریں ہیں، یہ کوششیں ایسی کی جا رہی ہیں کھوریٹا اور ڈڈیال کے حوالے سے، لیکن جو باقی حلقے ہیں وہاں سے لوگ آ جائیں گے۔ اب کھوریٹا کی بات کریں تو وہاں پہ سابق وزیر خزانہ کے بیٹے ایاز نثار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، شاداب سکندر جو ہیں وہ وہاں سے ہیں، تو انصر عبدالی صاحب اگر آئیں گے، کس نیت سے، کس سوچ سے، کس نظریے سے، انہیں کیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایڈجسٹ کر پائے گی۔ تو اب باغ کی بھی اگر مثال دیکھیں، یہ جو سردار میر اکبر صاحب آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے کچھ اور پہلے ٹکٹ ہولڈر لوگ تھے، تو جب وقت آیا چوری کھانے کا تو چوری کھانے والے مجنو اور مشکل وقت میں ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ اور، تو یہ ری ایکشن ضرور ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کس حلقے میں کتنی سپیس ہے، اور کیا ان کو سارے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہیں وہی چاہیے۔ تو یہ جو پلان نظر آ رہا ہے، اس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ سوچ اور نیت ہے کہ ہم آئندہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائیں۔ اب دیکھیے گا صاحبوں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر آئین، قانون، انصاف کی چیزیں ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بنسبت پاکستان کے ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک درخواست ہمارے سامنے آئی۔ اس درخواست کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا اس کے مطابق ایک سابق ایس پی کہوں، وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، میری مراد عرفان سلیم صاحب ہیں، وہ دوبارہ سے ڈی آئی جی بننا چاہتے ہیں۔ اس سے قبل وہ احتساب بیورو کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، لیکن چونکہ میں یہاں وضاحت دے دوں، وہ 18ویں گریڈ میں نہیں بلکہ 19ویں گریڈ میں جو ہیں وہ بطور ایس پی ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ تو اب یہ انہوں نے درخواست دی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو درخواست دی ہے۔ عرفان سلیم صاحب نے اپنا دورہ جو ہے برطانیہ کا مختصر کر کے ذرائع کے مطابق وہ واپس بھی چلے گئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ انوار الحق صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، انہیں بطور ڈی آئی جی ریٹائرڈ ہونا چاہیے تھا، ان کی پروموشن نہیں ہوئی، تو اب انہوں نے درخواست دیا کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے۔ اب یہ درخواست جب گئی تو میں اس کی پوری روداد آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے اوپر وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے ایک بڑے ذمہ دار جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہیں، ACSCA ان کو کہتے ہیں، یقیناً ظاہر الدین قریشی صاحب، انہیں جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے کہ وہ اس درخواست کو جو ہے وہ قبول کریں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ جو عرفان سلیم صاحب نے موقف اختیار کیا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور میں 19ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، جبکہ مجھے جو ہے وہ ڈی آئی جی بننا چاہیے تھا، اس وقت پروموٹ ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً ڈی آئی جی جو ہے وہ پھر 20ویں گریڈ میں ریٹائرڈ ہوتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواست کا موقف جو ہے اس میں سچائی کتنی ہے، اصل میں حقیقت کیا ہے۔ جو موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست کے اندر وہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم، یعنی کہ یہ وزیر اعظم جو انوار الحق صاحب تھے انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، میری سروس کے دوران ڈی آئی جی بن سکتا تھا، مگر مجھے بدنیتی کی بنیاد پر ڈی آئی جی نہیں بنایا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ درخواست پر وزیر اعظم نے افیسر سماعت کو ندہ مقرر کر دیا ہے جن کا نام ہے ظاہر الدین قریشی۔ درخواست کے اندر صاحبو یہ بھی موقف اختیار کیا گیا کہ جو انوار الحق صاحب تھے انہوں نے نہ صرف ذاتی
बुग़्ज़ और अनाद और बदनीति के ऊपर मबनी मेरे साथ ये बात की है, बल्कि मैं इस बात का मुस्तहिक ठहरा था कि मुझे DIG प्रमोट किया जाए। अब इस मौक़िफ़ के सामने हम दूसरी जो रियलिटी है वो आपके सामने रखें तो उसमें जमील अहमद जमील के बारे में ये बल्कि ये बात अभी जारी है कि वो दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि जमील अहमद जमील डेपुटेशन के ऊपर थे इस्लामाबाद में। चौधरी हसन कयूम यकीनन चौधरी हैं, इन्होंने कोर्स ही नहीं किया हुआ DIG का और उनकी प्रमोशन जो है वो नहीं हो सकती थी। कदूस जो हैं वो एहतसाब ब्यूरो में हैं। कमरान अली हैं, उन्होंने भी कोर्स भी नहीं किया और कमरान जो हैं वो उस वक्त दुबई में थे। तो लिहाजा जब ये 4 लोग यहाँ मौजूद नहीं थे तो इरफान सलीम साहब के बकौल मेरा ही वो हक बनता था, यकीनन इन्होंने कोर्स किया होगा, कि मुझे DIG बनाया जाए। लेकिन साहिबो यहाँ पे एक सवाल है कि इस तरह एक आर्जी तौर पर जो खाली जगह थी वो समझते थे कि मुझे ऑफिशियली प्रमोशन मिलनी चाहिए थी और बतौर DIG मिलनी चाहिए थी, जो कि अब दी जाए। देखना ये है कि ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं, जमील अहमद जमील, चौधरी हसन कयूम, कमरान अली और कद्दूस, ये सारे लोग ज़िंदा हैं, ये इनसे सीनियर हैं। इनमें से 2 जो हैं वो DIG के ओहदे के ऊपर पहले से हैं और एक जमील अहमद जमील जो हैं वो DIG ट्रैफिक हैं और हसन कयूम जो हैं वो स्पेशल ब्रांच के अंदर DIG हैं। अब 19वें ग्रेड के अंदर अगर इरफान सलीम साहब हैं तो ये तो जूनियर हैं 19वें ग्रेड के, ये जो बाकी हैं वो तो सीनियर हैं 19वें ग्रेड के। तो प्रमोशन अगर होनी थी या किसी ने आपके बकौल कोर्स नहीं किया तो इन चारों में से किसी एक की होनी चाहिए ना, या 2 की होनी चाहिए। अब ये जो इरफान सलीम साहब मुतालबा कर रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई और ये 4 लोग मुस्तहिक नहीं थे, उन्होंने जवाब पेश किए, तो रियलिटी ये है कि इन चारों में से किसी एक को लगना चाहिए था। और अब जो दरख्वास्त है इसके हवाले से कुछ अदलिया से बड़े ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों ने, हुकूमत के अंदर बैठी हुई कुछ शख्सियात ने, मुख्तलिफ लोगों से फ़ोन करवाया गया। मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो ज़ाहिरुद्दीन कुरैशी हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, इनको भी कहा गया कि हमारे बंदे का ख्याल रखिएगा। तो देखना यह है कि क्या जजों का या किसी भी जज का या हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों का ये काम है कि एक शख्स जो रिटायर्ड हो चुका, ठीक है वो मानते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, तो एक रिटायर्ड SP को या SSP को रिटायर्ड होने के बाद दुनिया की तारीख में और आज़ाद कश्मीर की तारीख के अंदर कभी भी दोबारा से DIG तो नहीं बनाया गया। क्या ये DIG 20वें ग्रेड में बन के आइंदा कोई एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन बनना चाहते हैं? क्या ये मज़ीद अपनी सर्विस करना चाहते हैं? जब आपने सर्विस कर ली, आपकी उम्र पूरी हो चुकी, ज़्यादती हुई, आप अदालत में जाएं, चीज़ें करें, आप अपना ग्रेड बढ़ा लें, वो एक कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये कहना कि मेरे साथ इस तरीके से ज़्यादती हुई थी तो लिहाजा मुझे DIG बनाया जाए, उस ज़्यादती का अज़ाला किया जाए और उसमें अदलिया के बड़े लोग सिफारिश भी करें, तो ये एक आजमाइश है, एक इम्तहान है ज़ाहिरुद्दीन कुरैशी साहब के लिए भी और वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब के लिए भी कि क्या आप आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसी नई एग्जाम्पल सेट करेंगे कि एक शख्स जो रिटायर्ड हो चुका है उसको दोबारा से आप DIG बनाएंगे, या एक 19वें ग्रेड के बंदे को एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब हम कश्मीर की खबरों को देखते हैं और इसके ऊपर बात करनी पड़ती है तो हमारे सामने साहिबो यही खबरें आती हैं, और जब कश्मीर के ऊपर बात करनी हो तो ऐसी ही खबरें आपको देना पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश हुआ करेगी कि साहिबो मैं आपके सामने हफ्ते में कम से कम 3 एपिसोड जो हैं, जो कि मेरा तल्लक है उस जगह से, तो आपके सामने ये चीज़ें रखूँ। फिर जो नए DC लगाए गए हैं, जो तबादला जात हुए हैं, ये जो बजट के मामलात हैं, ये जो आज़ाद कश्मीर के अवाम की चीज़ें हैं, ख़ासकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, इनके ऊपर हम हर हफ्ते जो है वो ज़रूर बात किया करेंगे। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो हैं वो दोबारा से हाजिर सर्विस हो के DIG बनना चाहते हैं, कोई बात आपकी समझ में आती है? हाँ, अगर आती है तो इसके ऊपर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।